नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष इंदौरिया। कल हमने वर्णों की संख्या के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे वर्णों का वर्गीकरण, कि वर्णों का वर्गीकरण किस किस प्रकार से किया जा सकता है। किस किस प्रकार से करने का मतलब ये है कि वर्णों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं और किस किस आधार पर उनको बांटा जा सकता है। यानी वर्णों की संख्या तो हमारी कितनी रहेगी, वो कि वही 44 ही रहेगी, लेकिन उसको अलग अलग आधार पर अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने मान लिया एक कक्षा में, जैसे हमारे विद्यार्थियों की मान लीजिए वर्णों की संख्या 44 है, हम विद्यार्थियों की संख्या भी 44 ही मान लेते हैं। एक कक्षा है, उसमें विद्यार्थियों की संख्या है 44। अब मान लीजिए यदि मैं उनको खेल के आधार पर बांटना चाहूँ 44 विद्यार्थियों को, तो मान लीजिए मैंने खेल के आधार पर उनको बांटना चाहा, तो मैंने बोल दिया क्रिकेट खेलने वाले एक तरफ हो जाएं, बैडमिंटन खेलने वाले एक तरफ हो जाएं, फुटबॉल खेलने वाले एक तरफ हो जाएं, हॉकी खेलने वाले एक तरफ हो जाएं। तो 44 जो विद्यार्थी हैं वो अलग अलग भागों में बट जाएंगे। उसी आधार पर यदि मैं चाहूँ पढ़ाई के आधार पर उनको बांटना चाहूँ कि भाई अगर मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि जिनकी 50 से 60 के बीच में परसेंट है वो एक तरफ हो जाएं, 60 से 70 के बीच में वो एक तरफ, 70 से 80 के बीच में है वो एक तरफ, 80 से 90 के बीच में है वो एक तरफ। तो विद्यार्थी अलग अलग हो गए। तो यानी अलग अलग आधार पर मैंने पढ़ाई के आधार पर उन 44 छात्रों को बांट दिया, कहीं खेल के आधार पर बांट दिया, कहीं अनुशासन के आधार पर बांट दिया। यानी आधार हमारे क्या हैं, अलग अलग हैं। आधार क्या है हमारे, अलग अलग। लेकिन वर्ण क्या है, वो कि वही 44, यानी विद्यार्थी क्या है, वो कि वही 44 हैं। तो उसके आधार पर यदि हम देखें तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वर्णों का वर्गीकरण, यानी अलग अलग आधार पर वर्णों को अलग अलग भागों में कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले भाई वर्ण जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक को नाम दिया जाता है स्वर और एक को नाम दिया जाता है व्यंजन। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें यदि स्वरों की, तो स्वर जो है उन स्वरों को सबसे पहले जो बांटा जाता है दोस्तों वो बांटा जाता है काल के आधार पर। काल को ही दोस्तों बोला जाता है समय, तो काल या फिर समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। काल या फिर समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ध्यान रखना दोस्तों, काल या समय के आधार पर केवल वर्गीकरण किसका किया जाता है, स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। काल या समय के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण नहीं होता है। ना ही हम ये लिख सकते कि काल या समय के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, क्योंकि वर्णों में दोस्तों दोनों आ जाएंगे, स्वर भी आ जाएंगे और व्यंजन भी आ जाएंगे। इसलिए हमको लिखना पड़ेगा काल या समय के आधार पर हम केवल किसका वर्गीकरण करेंगे दोस्तों, स्वरों का ही वर्गीकरण करेंगे। तो दोस्तों यदि देखते हैं काल या समय के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण होता है, उस वर्गीकरण को हम किस प्रकार से बांटते हैं कि भाई किस स्वर को कितने समय में बोला जाता है। काल का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, समय होता है। तो किस स्वर को हम कितने समय में बोल पाते हैं या उसका उच्चारण कितने समय में किया जाता है, उसके आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया जाता है उसको ही क्या बोला जाता है दोस्तों, काल या समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण बोला जाता है। तो दोस्तों काल या समय के आधार पर हम जो स्वर हैं उन स्वरों को हम दोस्तों दो भागों में बांट सकते हैं। एक को दोस्तों नाम दिया जाता है ऋस्व स्वर और एक को नाम दिया जाता है दीर्घ स्वर। हिंदी में दोस्तों जो काल या समय के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है, ऋस्व स्वर और दीर्घ स्वर के आधार पर किया जाता है। कुछ किताबों में दोस्तों प्लुत स्वर और लिख रखा होगा। तो प्लुत जो स्वर है काल या समय के आधार पर वर्गीकरण होता है, लेकिन वो वर्गीकरण जो किया जाता है वो संस्कृत में किया जाता है। हिंदी में केवल इसका एक ही क्वेश्चन अब तक पूछा गया है, प्लुत स्वर। तीसरा जो काल या समय के आधार पर जो स्वरों को बांटा जाता है वो प्लुत स्वर के आधार पर बांटा जाता है, जिसका केवल एक ही क्वेश्चन अब तक पूछा गया है। ओम जो शब्द है उसका ही क्वेश्चन हिंदी में पूछता है, उसके अलावा और कोई शब्द हिंदी में प्रचलित नहीं है। इसके कारण वो प्लुत स्वर को नहीं मानता है। उसका क्वेश्चन भी हम अभी देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं ऋस्व स्वर क्या होता है और दीर्घ स्वर क्या होता है। तो देखिए ऋस्व स्वर दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना,
कुछ विद्यार्थी इसको हरिसु स्वर बोलते हैं, कुछ विद्यार्थी इसको हरिसु स्वर इसका उच्चारण करते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं इसका उच्चारण हरिसु नहीं है, वो ये देखते हैं है और है के नीचे री लगी हुई है, तो है के नीचे री लगी हुई है तो इसको बोल देते हैं हरिसु। जैसे कै है, कै के नीचे री लगा देते हैं तो क्रस, शय और कै, कृषक बोलते हैं उसको। इसी प्रकार है के नीचे री लगी तो इसको बोला जाता है हरिसु बोल देते हैं, जबकि इसका सही उच्चारण हरिसु नहीं, इसको सही उच्चारण है इसका रिसु स्वर। इसको सही रूप में क्या बोला जाता है दोस्तों? रिसु स्वर बोला जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें यदि रिसु स्वर की, तो दोस्तों रिसु स्वर की यदि जो हम परिभाषा देखते हैं दोस्तों, तो इसकी परिभाषा होती है कि एक निश्चित समय में जिस स्वर का उच्चारण किया जाता है वह रिसु स्वर कहलाता है। एक निश्चित समय में दोस्तों जिस स्वर का आप उच्चारण करेंगे उस स्वर को किस नाम से जाना जाता है? रिसु स्वर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है कि निश्चित स्वर क्या होता है, निश्चित समय क्या होता है, निश्चित समय क्या नहीं होता। वहाँ मैं आपको पहले बता दूँ, निश्चित समय से तात्पर्य आप ये समझिए यहाँ पर सबसे कम समय। निश्चित समय का मतलब ही क्या है? सबसे कम समय, यानी सबसे कम समय में जिस स्वर का उच्चारण किया जाए उस स्वर को किस नाम से जाना जाएगा दोस्तों? रिसु स्वर के नाम से जाना जाएगा। सबसे कम समय में हम जिस स्वर का उच्चारण करेंगे उसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? रिसु स्वर के नाम से जानते हैं। सबसे कम समय में जिस स्वर का उच्चारण होगा वो क्या होगा दोस्तों? रिस्व स्वर। यानी निश्चित समय का मतलब समझ गए दोस्तों। निश्चित समय का मतलब ही क्या है? यहाँ पर निश्चित जो है, इस निश्चित का अर्थ ही क्या है दोस्तों? सबसे कम। निश्चित का मतलब ही क्या है दोस्तों? यहाँ पर सबसे कम, यानी सबसे कम समय में जिस स्वर का उच्चारण किया जाएगा वो सो किस नाम से जाना जाएगा? रिसु स्वर के नाम से जाना जाएगा। दूसरा आता है दोस्तों दीर्घ स्वर। दूसरा आता है दोस्तों दीर्घ स्वर। दोस्तों दीर्घ स्वर की यदि परिभाषा देखते हैं तो दीर्घ स्वर की परिभाषा कहती है कि जिस स्वर का उच्चारण रिसु स्वर से दुगुने समय में किया जाता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। दोस्तों दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या हो जाएगी कि जो हमारा रिसु स्वर है, रिसु स्वर का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, रिसु स्वर एक निश्चित समय में, निश्चित समय का मतलब सबसे कम समय में, सबसे कम समय में जिसका उच्चारण किया जाए वो तो क्या कहलाता है दोस्तों? रिसु स्वर। और रिसु स्वर से जिसके उच्चारण में दुगना समय लगता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? आपका दीर्घ स्वर कहलाता है। ठीक है, यानी कि जितने समय में आप रिसु स्वर का उच्चारण करते हैं और यदि कोई ऐसा स्वर आता है जिसके उच्चारण करने में आपको ऐसा प्रतीत हो रहा हो या ऐसा लग रहा हो कि इसका उच्चारण रिसु स्वर के दुगने समय में किया जा रहा है, तो उस स्वर को किस नाम से जाना जाएगा दोस्तों? दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था कि स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वरों की संख्या दोस्तों मैंने आपको बताई थी 4, ए, ई, उ और री। संयुक्त स्वरों की संख्या दोस्तों मैंने आपको बताई थी 7, आ, ई, उ, ए, ओ, आई और औ। तो दोस्तों हमको यहाँ पर अलग से कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल एक बात याद रखनी है, मूल जो स्वर होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? रिसु स्वर कहा जाता है। और संयुक्त जो स्वर होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो अलग से हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये वर्णों की जो संख्या है, वर्ण जो टॉपिक है ये मूलभूत टॉपिक है, क्योंकि वर्णों की संख्या और ये वर्ण जो टॉपिक है ये हमारा आगे संधि में, पूरी संधियों में केवल यही काम आने वाला है। तो यदि आपको वर्ण टॉपिक अच्छे से आता है
तो आपको संधि करने में या पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऋस्व जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, मूल जो स्वर होते हैं उन्हीं को किस नाम से जाना जाता है, ऋस्व स्वर के नाम से जाना जाता है। तो ऋस्व स्वर कितने हो जाएंगे दोस्तों, हमारे 4। ऋस्व स्वर कितने हैं दोस्तों, हमारे 4। और ऋस्व स्वर है दोस्तों हमारे ए, ई, उ और री। इन चारों को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, ऋस्व स्वर के नाम से जाना जाता है। भाई दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो मूल जो स्वर है उन्हीं को किस नाम से जानते हैं, ऋस्व स्वर के नाम से जानते हैं। और मूल स्वर हमारे कितने हैं, 4 हैं। वो कौन कौन से हैं, ए, ई, उ और री। तो ए, ई, उ और री, इनको ही किस नाम से जाना जाता है, ऋस्व स्वर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये जो स्वर हैं इन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में किया जाता है। इन स्वरों का उच्चारण क्या किया जाता है दोस्तों, सबसे कम समय में। सबसे कम समय में किया जाता है यानी कि एक निश्चित समय में किया जा रहा है। और हमारी परिभाषा ही क्या है कि एक निश्चित समय, निश्चित का मतलब मैंने दोस्तों आपको बता दिया था सबसे कम समय। सबसे कम समय में जिसका उच्चारण किया जाएगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों, ऋस्व स्वर कहलाएगा। दूसरा आता है दोस्तों दीर्घ स्वर। मैंने आपको बता दिया, दूसरे मैंने आपको जो कल स्वर पढ़ाए थे उनका नाम था संयुक्त स्वर। तो दोस्तों संयुक्त जो स्वर हैं, संयुक्त स्वरों को ही किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों हमारे दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी मानी जाएगी, 7 मानी जाएगी। तो दोस्तों दीर्घ स्वर हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, आ, ई, उ, ए, ओ, आई और औ। इनको दोस्तों किस नाम से जाना जाएगा, दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों मैं आपको कल भी ये बता चुका हूँ कि ये जो संख्या है हमारी, यानी कि ये जो क्रम है हमारा, ए के बाद में आई आना चाहिए था, जबकि मैंने ओ लिख रखा है। ओ के बाद में आई आना चाहिए था और फिर वो ओ के आई के बाद में ओ आना चाहिए था, ओ के बाद में औ आना चाहिए था। लेकिन ये जो क्रम लिख रखा है दोस्तों मैंने मेरे हिसाब से लिख रखा है, जिससे कि आपको संधि समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों दीर्घ हमारे जो संयुक्त स्वर है उनको किस नाम से जाना जाता है, दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों हम यदि परिभाषा के हिसाब से देखते हैं तो जिस स्वर का उच्चारण कितने समय में किया जाए, ऋस्व स्वर से दुगने समय में किया जाता है, वो क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। अब दोस्तों आप खुद ही उच्चारण करके देखिए, यदि आप एक तो बोलिए ए और एक आप बोलिए आ, तो ऐसे कितना समय लग रहा है, दुगना समय लग रहा है कि नहीं लग रहा। भाई ए जो है वो तो क्या है, एक निश्चित समय यानी सबसे कम समय वो बोला जा रहा है। और जैसे ही हम आ का उच्चारण करते हैं तो ऋस्व स्वर से क्या लग रहा है, जैसे हमने बोला ए, एक हमने बोला आ, तो ऐसे क्या लग रहा है, दुगना समय लग रहा है। इसलिए इसको किसके अंतर्गत माना गया है, दीर्घ स्वर के अंतर्गत माना गया है। एक तो आप बोलिए ई और एक आप बोलिए ई, तो ई से क्या लग रहा है दोस्तों, दुगना समय लग रहा है दीर्घ ई को बोलने में, इसलिए इसको किसके अंतर्गत माना गया है, दीर्घ स्वर के अंतर्गत माना गया है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर कहीं पर दिक्कत आए कि कहाँ पर तो हमारी ऋस्वी आएगी, कहाँ पर दीर्घी आएगी, तो उसका हम अंतर जो है वो श्रुत से कर सकते हैं। श्रुत यानी सुनने के आधार पर उसका किया जाता है। यदि मान लीजिए हमने उच्चारण किया, यानी कि उच्चारण यदि धीमा किया जाए, उच्चारण यदि धीमा किया जाए, जैसे मैंने बोल दिया ई, तो है वो ऋस्व, और एक मैं बोल रहा हूँ ई, तो वो है दीर्घ। यानी ऊंचे स्वर में जिसका उच्चारण किया जाता है वो तो कौन सी होती है दोस्तों, दीर्घ। और जिसका निम्न स्वर में उच्चारण किया जाता है वो कौन सी होती है दोस्तों, ऋस्व। क्लियर। तो यानी कि ऋस्व स्वर से दुगना समय लग रहा है इनको बोलने में, इसलिए इनको दोस्तों किसके अंतर्गत माना जाता है, दीर्घ स्वर के अंतर्गत माना जाता है। मैंने आपको दोस्तों पहले ही बता दिया था कि मैंने आपको अलग से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जो हमारे मूल स्वर हैं उन्हीं को किस नाम से जाना जाता है, ऋस्व स्वर के नाम से जाना जाता है। और जो हमारे संयुक्त स्वर हैं उन्हीं को किस नाम से जाना जाता है, दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी दोस्तों। वहाँ पर क्वेश्चन केवल आपसे इतना सा पुटअप होगा, अगर वो क्वेश्चन पुटअप करता है कि निम्न में से ऋस्व स्वर है या निम्न में से दीर्घ स्वर है, तो वहाँ पर आपको 4 स्वर देगा। एक तो दे देगा ऋस्व स्वर कौन सा है और एक कौन सा दे देगा, दीर्घ स्वर कौन सा है। यानी कि मान लीजिए अगर आपसे ऋस्व स्वर पूछना चाहता है तो 3 ऑप्शन तो मिलेंगे आपको दीर्घ स्वर के, एक ऋस्व स्वर का मिल जाएगा। और अगर वो आपसे दीर्घ स्वर पूछना चाहता है तो वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन ऋस्व के मिलेंगे और एक दीर्घ का मिलेगा। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल मैंने आपको दीर्घ स्वरों की संख्या 3 बताई थी। कल मैंने आपको जो दीर्घ स्वर बताए थे आ,
ई उ, इनको मैंने दीर्घ स्वर बताया था। अगर दोस्तों वो मान लीजिए अगर वो क्वेश्चन पूछ लेता है दीर्घ स्वरों की संख्या होती है, तो भी हम आंसर 3 करें या फिर आंसर 7 करें। हमारे पास 2 ऑप्शन है दोस्तों, हम आंसर 3 करें या 7 करें। तो दोस्तों ऐसी यदि स्थिति आ जाती है तो वहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि ये पूछता है तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, हमारा फर्स्ट आंसर होता है 7 और सेकंड आंसर होता है 3। सबसे पहले हमको, अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है दीर्घ स्वरों की संख्या होती है, तो सबसे पहले हमको आंसर देना है दोस्तों 7। अगर ऑप्शन में 7 आंसर नहीं हो तो हमको दोस्तों किस पे आना है, 3 पर आना है। क्योंकि यदि वो पूछ रहा है दीर्घ स्वरों की संख्या होती है, इसका मतलब वो काल या समय के आधार पर अगर पूछना चाह रहा है तो वो ऑप्शन में 7 देगा, तो हमको आंसर करना है 7। और अगर मान लीजिए वो वर्गीकरण या काल या समय के आधार पर नहीं पूछना चाह रहा, वो वैसे ही पूछना चाह रहा है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, गुण स्वरों की संख्या कितनी होती है, वृद्धि स्वरों की संख्या कितनी होती है, इस आधार पर अगर पूछना चाह रहा है तो हमारे दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। अब कुछ विद्यार्थी ये और बोलते हैं सर दोनों की दोनों ऑप्शन में आ गए, तो दोनों की दोनों ऑप्शन में आ गए तो मैंने आपको आंसर यही बता रहा हूँ कि फर्स्ट आंसर हमारा क्या होता है, 7। अगर ऑप्शन में 7 नहीं है तो आप किस पे जाएंगे, सेकंड आंसर अपने 3 पर जाएंगे। अगर ऑप्शन में, अगर क्वेश्चन ये दिया गया है कि दीर्घ स्वरों की संख्या है और अगर किसी भी ऑप्शन में 7 लिखा हुआ है तो पहला आंसर दोस्तों हमारा क्या माना जाएगा, 7 ही माना जाएगा। अगर ऑप्शन में 7 हमारे है नहीं तो दोस्तों हम संख्या क्या मानेंगे, फिर 3 संख्या मानेंगे। तो यह है हमारे काल या समय के आधार पर 2 प्रकार के हिंदी में जो माने जाते हैं ऋस्व स्वर और दीर्घ स्वर। दोस्तों मैंने एक आपको प्लुत स्वर के बारे में और बताया था, एक मैंने आपको किसके बारे में बताया था दोस्तों, प्लुत स्वर के बारे में बताया था। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्लुत स्वर की। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि काल या समय के आधार पर, काल या समय के आधार पर एक दोस्तों प्लुत स्वर और होता है। काल या समय के आधार पर दोस्तों एक क्या होता है, प्लुत स्वर और होता है। इसका अधिकांशतः प्रयोग, इसका अधिकांशतः प्रयोग संस्कृत भाषा के अंतर्गत किया जाता है। इसका जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है, अधिकांशतः संस्कृत भाषा के अंतर्गत किया जाता है। हिंदी भाषा में केवल एक ही शब्द होता है ओम, जिसके अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो दोस्तों हम ये समझे कि ये प्लुत स्वर है क्या। अधिकांशतः जैसे मैंने आपको बता दिया कि हिंदी में तो हमारे काल या समय के आधार पर स्वरों की संख्या केवल 2 मानी जाती है, यानी कि 2 प्रकार के माने जाते हैं, ऋस्व स्वर और दीर्घ स्वर। लेकिन कई बार मैंने आपको बता दिया कि जैसे पिछले पटवारी वगैरह में, एसआई वगैरह में एक क्वेश्चन पूछा गया था, केवल प्लुत स्वर का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले देखिए गुरुदेव, यदि सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लुत जो स्वर है वो होता क्या है, तो यदि इसकी परिभाषा पर आए तो प्लुत स्वर होता क्या है कि जिस स्वर के उच्चारण में ऋस्व स्वर से तिगुना या उससे अधिक समय लगता है वह प्लुत स्वर कहलाता है। दोस्तों जिस स्वर के उच्चारण में ऋस्व स्वर से कितना समय लगे, तिगुना समय लगना चाहिए। यानी ऐसा स्वर जिसके उच्चारण करने पर हमको ये पता चले कि इसका उच्चारण ऋस्व स्वर से तिगुने समय में हो, या फिर दोस्तों क्या हो, तिगुने से अधिक, यानी उससे अधिक। या तो दोस्तों उसका उच्चारण कैसे होना चाहिए, तिगुने समय में होना चाहिए, या फिर तिगुने से अधिक समय में जिसका उच्चारण किया जाता है उसी को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, प्लुत स्वर के नाम से जाना जाता है। भाई जैसा कि मैंने आपको बताया ऋस्व स्वर का उच्चारण क्या होगा, सबसे कम समय में जिसका उच्चारण किया जाता है वो कहलाता है ऋस्व स्वर। ऋस्व स्वर से दुगने समय में जिसका उच्चारण किया जाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, दीर्घ स्वर।
ऋसु स्वर सबसे कम समय, एक निश्चित समय का मतलब ही क्या हो गया, सबसे कम समय में जिसका उच्चारण किया जाएगा ऋसु स्वर 4 होते हैं दोस्तों, ए ई उ और री। सेकंड मैंने आपको बताया दीर्घ स्वर ऋसु स्वर से कितने समय में उच्चारण होना चाहिए, दुगने समय में जिसका उच्चारण किया जाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, दीर्घ स्वर कहलाता है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, हमारी 7 होती है, आ ई उ ए ओ आई और औ, ये 7 क्या होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। तीसरा दोस्तों मैंने आपको बताया प्लुत स्वर, यानी ऋसु स्वर से तिगुने समय में जिसका उच्चारण किया जाए या तिगुने से भी अधिक समय जिसमें लगाया जाता है वो कौन सा कहलाता है दोस्तों, प्लुत स्वर कहलाता है। अब कुछ विद्यार्थियों को शंका ये रहती है कि सर 11 ही स्वर होते हैं, 11 स्वरों को तो हमने बांट दिया, 4 ऋसु हो गए और 7 दीर्घ हो गए, तो 4 और 7 11 हो गए, प्लुत स्वर कौन से आ गए। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्लुत जो है अलग से कोई स्वर नहीं होता, प्लुत अलग से कोई स्वर नहीं होता। प्लुत स्वर का दोस्तों केवल एक चिन्ह होता है, प्लुत जो स्वर है इसका केवल दोस्तों एक चिन्ह होता है दोस्तों, इस प्रकार का, यानी हिंदी में जो हम जैसे 3 लिखते हैं इस प्रकार का चिन्ह आप जिस दीर्घ स्वर के आगे लगा देंगे, इस प्रकार का चिन्ह आपने जिस भी दीर्घ स्वर के आगे लगा दिया तो वो दीर्घ स्वर ना रहकर कौन सा स्वर हो जाएगा दोस्तों, प्लुत स्वर माना जाएगा। तो अलग से प्लुत स्वर, अलग से कोई स्वर नहीं है, केवल प्लुत स्वर का दोस्तों क्या होता है, इस प्रकार का हिंदी में जो आप 3 लिखते हैं इस प्रकार का चिन्ह बना होता है। इसी को अगर इस चिन्ह को मैंने जिस भी दीर्घ स्वर के आगे लगा दिया तो वो दीर्घ स्वर ना होकर कौन सा स्वर हो जाता है दोस्तों, प्लुत स्वर हो जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो चिन्ह है ये कभी भी ऋसु स्वर के आगे नहीं लगा होता है, ये हमेशा किसके आगे लगा हुआ होगा, दीर्घ स्वरों के आगे ही लगा हुआ होगा। यानी यदि हम देखें यदि हमसे कोई सामान्यतः वैसे ही पूछ ले कि प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो प्लुत स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, प्लुत स्वरों की संख्या वही होगी जो दीर्घ स्वरों की संख्या होगी। क्यों, मैंने जैसे कि आपको बताया, आप इनको किसके आगे लगा सकते हैं, आप इसको दीर्घ स्वरों के आगे लगा सकते हैं। दीर्घ स्वर आ है, आ के आगे लगा दिया तो अब ये आ नहीं माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा, प्लुत आ माना जाएगा। ई है ये तो दीर्घ ही है, इसके आगे मैंने इस प्रकार का चिन्ह लगा दिया, अब ये दीर्घ ही नहीं है, ये कौन सी होगी, प्लुति। ये ऊ है, अब तो ये दीर्घ है, इस प्रकार का जैसे ही चिन्ह लगा दिया तो ये क्या हो गया, प्लुतु। ये ए है, अब तो ये दीर्घ है, लेकिन इस प्रकार का चिन्ह लगा दिया तो प्लुते। ये ओ है, ये दीर्घ है, इस प्रकार का चिन्ह लगा दिया तो प्लुतो। ये आई है, अब तो ये दीर्घ है, इस प्रकार का यदि चिन्ह लगा दिया तो प्लुत आई। ये औ है, अब तो ये दीर्घ है, इस प्रकार का चिन्ह लगा दिया तो प्लुत औ। यानी दोस्तों कितनी संख्या हो गई, 7 के साथ ही संख्या रहेगी। यानी दीर्घ स्वरों के आगे हिंदी में जिस प्रकार से हम 3 लिखते हैं इस प्रकार के यदि चिन्ह लगा दिया जाए तो फिर ये जो स्वर है ये दीर्घ स्वर ना होकर कौन सा स्वर कहलाता है दोस्तों, प्लुत स्वर कहलाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसका अधिकांशतः जो प्रयोग किया जाता है वो संस्कृत में किया जाता है, संस्कृत भाषा में किया जाता है। इसका अधिकांशतः आपको जो प्रयोग मिलेगा संस्कृत के शब्दों में मिलेगा। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था, तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से किस शब्द में प्लुत स्वर का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन था दोस्तों कि निम्न में से किस शब्द में प्लुत स्वर का प्रयोग किया गया है। दोस्तों मान लीजिए उसने आपको 4 ऑप्शन दे दिए, ए में दे दिया औरत, बी में उसने दे दिया मान लीजिए आपको चांद, सी में उसने दे दिया ओम और डी में उसने दे दिया मान लीजिए आपको शरहद। तो दोस्तों हमको यहाँ पर वो सीधा क्वेश्चन तो पूछता ही नहीं है कि निम्न में से कौन सा स्वर प्लुत है, वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। वो क्वेश्चन किस टाइप से डालेगा आपको कि निम्न में से किस शब्द में प्लुत स्वर का प्रयोग किया गया है।
तो वहाँ पर दोस्तों हमको जो ध्यान रखने की बात है, वो ध्यान रखने की बात मैंने आपको बता दिया। प्लुत स्वर का मतलब ही क्या होता है, दीर्घ जो स्वर हैं, दीर्घ स्वर के आगे यदि प्लुत का चिन्ह, यानी हिंदी में जिस प्रकार से 3 लिखते हैं, अगर उस प्रकार का चिन्ह मिल जाए तो वो क्या होता है, प्लुत स्वर होता है। यहाँ पर दोस्तों यदि हम देखते हैं तो ये हमारा ओ है, ओ के बाद में हिंदी का 3 लिखा हुआ है। तो ये जो स्वर है, इस स्वर को दोस्तों किस नाम से जाना जाएगा, प्लुत स्वर के नाम से जाना जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओम हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, इसकी हम परिभाषा के रूप में देखते हैं। तो परिभाषा के रूप में मैंने आपको बताया था कि जिस स्वर का उच्चारण ऋस्व स्वर से तिगुने या तिगुने से अधिक समय में किया जाता है वो क्या कहलाता है, प्लुत स्वर कहलाता है। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि ओम का जो उच्चारण किया जाता है, ओम का जो उच्चारण किया जाता है उसमें हम ओ जो है, ओ जो हमारा दीर्घ स्वर है, उसको जितना खींचा जाता है उतना खींचते हैं। जैसे कभी भी हम ऐसे नहीं बोलते ओम, इस प्रकार से आपने कभी भी नहीं सुना होगा ओम, ठीक है, आप ऐसे ही बोलते होंगे ओम, यानी ओ को आप जितना खींच सकते हैं। क्यों, वो क्या है, क्योंकि उसके आगे क्या लगा हुआ है दोस्तों, प्लुत का चिन्ह लगा हुआ है। उसके आगे दोस्तों क्या लगा हुआ है, प्लुत का चिन्ह लगा हुआ है। यानी कहने से तात्पर्य क्या है कि भाई प्लुत तिगुने समय में बोला जाए या तिगुने से अधिक, यानी उससे अधिक। उससे अधिक का मतलब जितना आप खींच सकते हैं उसको, उतना आप उसको खींच सकते हैं। इसलिए उसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, प्लुत स्वर के नाम से जाना जाता है। हिंदी में दोस्तों ज़्यादातर अधिकतर जो क्वेश्चन आता है केवल प्लुत का एक ही आता है, ओम, और उसमें मैंने आपको बता दिया सीधा जो शब्द है, आपको इस प्रकार से तो लिख के देगा नहीं कि आ के बाद में इस प्रकार का चिन्ह, ई के बाद में इस प्रकार से तो देता नहीं है कि निम्न में से कौन सा स्वर प्लुत है। मैंने आपको बता दिया वो शब्द देगा कि निम्न में से किस शब्द में प्लुत स्वर का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों अधिकतर ध्यान रखना कौन सा आएगा, अपना ओम आएगा। तो इस प्रकार से हमारे समय या काल के आधार पर हिंदी में तो कितने प्रकार के हैं भाई, 2 प्रकार के स्वर हैं, ऋस्व स्वर और दीर्घ स्वर। लेकिन दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया एक कौन सा और चलता है, प्लुत स्वर और चलता है। प्लुत जो स्वर है वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, उससे अधिक समय में, यानी तिगुने समय या तिगुने से अधिक जितना आप खींच सकते हैं, वो जो समय होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, प्लुत स्वर कहलाता है। यहाँ तक आपको स्वरों का जो वर्गीकरण है, यानी कि काल या समय के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है, उसका आप कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत आती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत नहीं आ रही। नेक्स्ट क्लास में मैं उसको सॉल्व कर दूँगा। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दूसरा है दोस्तों हमारा प्राणवायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। प्राणवायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, यानी प्राण जो हमारी वायु है, प्राणवायु के आधार पर हम वर्णों को कितने भागों में बांट सकते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या आ गया, वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण से तात्पर्य क्या है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। यानी इसके अंतर्गत स्वर भी आएंगे और इसके अंतर्गत क्या आएंगे दोस्तों, व्यंजन भी आएंगे। तो प्राणवायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण यदि हम देखते हैं तो प्राणवायु से तात्पर्य क्या है दोस्तों, आपने देखा होगा हम किसी भी वर्ण का यदि उच्चारण करते हैं तो मुख से वायु बाहर आती है। हम किसी भी वर्ण का यदि क्या करते हैं दोस्तों, उच्चारण करते हैं तो मुख से क्या आती है, वायु बाहर आती है। वो जो हमारी वायु है, उस वायु को ही हम किस नाम से जानते हैं, प्राणवायु के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कि निम्न, यानी कि हमारी जो भी प्राणवायु, जैसी भी प्राणवायु बाहर आएगी उसके आधार पर वर्णों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। उसी को हम नाम देते हैं कि प्राणवायु के आधार पर वर्णों का हमने क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। तो दोस्तों यदि देखते हैं तो प्राणवायु के आधार पर जो वर्णों को बांटा जाता है वो 2 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। एक को दोस्तों नाम दिया जाता है अल्प प्राण,
और दूसरे को नाम दिया जाता है दोस्तों महाप्राण। एक को नाम दिया जाता है दोस्तों अल्पप्राण और दूसरों को नाम दिया जाता है महाप्राण। सबसे पहले बात करें दोस्तों प्रश्न की, तो देखिए दोस्तों यहाँ से जो प्रश्न आता है वो ना तो किसी प्रकार से उसको घुमाता है ना कुछ, केवल आपसे सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से अल्पप्राण वर्ण है या निम्न में से महाप्राण वर्ण है। क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से अल्पप्राण वर्ण है या निम्न में से महाप्राण वर्ण है। 4 वर्ण आपको दिए होंगे, केवल आपको पहचानना है कि कौन सा तो अल्पप्राण वर्ण है और कौन सा दोस्तों महाप्राण वर्ण है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें यदि हम अल्पप्राण की, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा या कम। अल्प का अर्थ ही क्या होता है दोस्तों, थोड़ा या कम। प्राण का अर्थ ही क्या होता है दोस्तों, प्राणवायु। प्राणवायु। अल्प का मतलब ही क्या हो गया, थोड़ा या कम। प्राण का मतलब ही क्या हो गया, प्राणवायु। सेकंड है दोस्तों महा। महा का मतलब ही होता है ज्यादा या अधिक। ज्यादा या अधिक। और प्राण का अर्थ दोस्तों वही है, प्राण वायु। दोस्तों हम पहले इनके शब्द का जो है, शब्दों के अगर अर्थ लेते हैं तो अल्प का मतलब ही क्या होता है, थोड़ा या कम। प्राण का मतलब हो गया हमारा प्राणवायु। महा का मतलब ही क्या होता है, ज्यादा या अधिक। प्राण का मतलब वही प्राणवायु। यानी अब दोस्तों यदि हम इनकी परिभाषा करते हैं तो हमको आसानी से इसकी परिभाषा का पता चल जाता है कि अल्प का मतलब ही क्या होता है, थोड़ा या कम। प्राण का मतलब ही क्या होता है, प्राणवायु। यानी वह वर्ण जिसका उच्चारण करने पर कम प्राणवायु का प्रयोग किया जाता है या थोड़ी प्राणवायु का प्रयोग किया जाता है, वो तो क्या कहलाएगा दोस्तों, अल्पप्राण कहलाएगा। यहां पर यदि देखते हैं महाप्राण, प्राण का मतलब वही प्राणवायु। यानी वह वर्ण जिसका उच्चारण करने पर ज्यादा या अधिक प्राणवायु का प्रयोग किया जाता है, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, महाप्राण कहलाएगा। क्लियर दोस्तों, अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। वह वर्ण जिसका उच्चारण करने पर कम या थोड़ी प्राणवायु को यदि हम आप प्रयोग कर रहे हैं, वो तो क्या होगा दोस्तों, हमारा अल्पप्राण होगा। और जिस वर्ण के उच्चारण में हमको अधिक प्राणवायु का प्रयोग करना पड़ रहा है, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, महाप्राण कहलाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि हमारे जो 44 वर्ण हैं, उन 44 वर्णों में से कौन तो अल्पप्राण है और कौन महाप्राण है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया दोस्तों, एक क्वेश्चन यहीं से पुटअप होगा कि कौन सा क्वेश्चन तो अल्पप्राण माना जाएगा और कौन सा क्वेश्चन महाप्राण माना जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम यदि बात करें अल्पप्राण की, तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको परिभाषा बताया थी, जिस स्वर के उच्चारण में कम प्राणवायु बाहर निकलती है, जिस स्वर के उच्चारण में कम प्राणवायु बाहर निकलती है, वो तो क्या है दोस्तों, अल्पप्राण। महाप्राण क्या है दोस्तों, दोस्तों यहां पर स्वर ना आकर यहां पर वर्ण, जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक प्राणवायु बाहर निकलती है। दोस्तों जिस स्वर के यानी जिस वर्ण के उच्चारण में कम प्राणवायु बाहर निकलती है, वो तो क्या है दोस्तों, अल्पप्राण। और जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक प्राणवायु बाहर निकलती है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, हमारा महाप्राण कहलाता है। अब दोस्तों बात करें, हमारे 44 वर्ण हैं, 44 वर्णों को हमको मानना है कि किसको तो अल्पप्राण के अंतर्गत माना जाए और किसको महाप्राण के अंतर्गत माना जाए। तो दोस्तों यदि बात करें यदि सबसे पहले अल्पप्राण की, तो जैसे हमारे मान लीजिए दोस्तों हमारे वर्ण हैं, हम वर्णों को लेकर चलते हैं। हमारे वर्णों की संख्या होती है 44, ठीक है। हमने वर्णों को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया था। एक को हमने नाम दिया था स्वर और एक को नाम दिया था दोस्तों हमने व्यंजन। एक को नाम क्या दिया था दोस्तों, हमने स्वर नाम दिया था और एक को दोस्तों हमने क्या नाम दिया था, व्यंजन नाम दिया था।
तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्वर की, कि स्वर जो हैं वो अल्पप्राण है या महाप्राण है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, स्वर जो हैं वो दोस्तों अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। स्वर जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। हमारे जो 11 स्वर हैं, 11 के 11 स्वर किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। यानी स्वर जो हमारे हैं सभी क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण कहलाते हैं। अब दोस्तों स्वर खत्म हो गए। स्वर जैसे, क्योंकि सभी के सभी स्वर यानी 11 के 11 जो स्वर हैं किसके अंतर्गत आ गए दोस्तों? अल्पप्राण के अंतर्गत आ गए। अब दूसरा नंबर आता है, दूसरे प्रकार के हमारे जो वर्ण होते हैं उनको नाम दिया जाता है व्यंजन। अब व्यंजन में भी मैंने आपको बताया था कि व्यंजन के 3 भेद होते हैं। एक तो स्पर्श व्यंजन होते हैं, एक अंतस्थ व्यंजन होते हैं और एक ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यदि हम बात करें स्पर्श व्यंजनों की, तो दोस्तों स्पर्श व्यंजनों को मैंने 5 वर्गों में बांटा था। स्पर्श व्यंजनों को मैंने कितने वर्गों में बांटा था दोस्तों? 5 वर्गों में बांटा था। पहले वर्ग को नाम दिया था कै वर्ग, दूसरे को चै वर्ग, तीसरे को टै वर्ग, चौथे को तय वर्ग और 5वें को पै वर्ग। तो 5 वर्ग हो गए। तो पांचों वर्गों को यदि देखना हो कि पांचों के वर्गों के जो 5-5 वर्ण हैं, यानी हमारे 25 जो वर्ण हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों सीधा ध्यान रखना। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अल्पप्राण। अल्पप्राण के अंतर्गत देखते हैं तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दोस्तों पहला, तीसरा और 5वां वर्ण किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। किसी भी वर्ग हो दोस्तों, यहां पर मैंने लिख दिया है प्रत्येक वर्ग का, यानी कोई भी वर्ग हो, प्रत्येक वर्ग के कौन कौन से वर्ण दोस्तों? पहला वर्ण होना चाहिए, तीसरा वर्ण या फिर 5वां वर्ण। ये किसके अंतर्गत आते हैं? हमेशा अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ग, यानी कै वर्ग का भी 3 वर्ण, चै वर्ग के भी 3 वर्ण, तय वर्ग के भी 3 वर्ण, तय वर्ग के भी 3 वर्ण और पै वर्ग के भी 3 वर्ण, यानी कि 15 वर्ण हमारे जो हैं किसके अंतर्गत आते हैं? अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। कितने में से? 25 में से। दोस्तों अभी 10 वर्ण हमारे और बच गए। अब दोस्तों क्रम यदि हम देखें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण तो किसके अंतर्गत आ गया दोस्तों? अल्पप्राण के अंतर्गत। बच कौन कौन से गए दोस्तों? दूसरा और चौथा। तो दोस्तों दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? महाप्राण के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों महाप्राण के अंतर्गत यदि देखते हैं तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है दोस्तों वो किसके अंतर्गत आता है? महाप्राण के अंतर्गत आता है। दोस्तों यहाँ पर हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था व्यंजनों को वर्ग, अब जैसे व्यंजनों को, स्वरों को तो हमने किसके अंतर्गत मान लिया था? अल्पप्राण के अंतर्गत। व्यंजनों की यदि बात करें तो व्यंजन 3 के 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श के अंतर्गत मैंने आपको बताया था 5 वर्ग आते हैं। तो 5 वर्गों में से प्रत्येक जो वर्ग है उसका पहला, तीसरा, 5वां तो किसके अंतर्गत है? अल्पप्राण के अंतर्गत। लेकिन प्रत्येक वर्ग का, यहाँ पर भी ध्यान रखना दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का, कोई भी वर्ग हो आपका, 5 में से कोई सा भी वर्ग आ जाए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? महाप्राण के अंतर्गत आता है। वो किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? महाप्राण के अंतर्गत आएगा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां अल्पप्राण होता है, दूसरा और चौथा कौन सा होता है दोस्तों? महाप्राण। इससे यदि आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो हमारे एक तो अंतस्थ व्यंजन आते हैं और एक आते हैं दोस्तों ऊष्म व्यंजन। एक तो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों और एक कौन से व्यंजन होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। दोस्तों हम यदि बात करें अंतस्थ व्यंजनों की तो दोस्तों अंतस्थ जो व्यंजन है वो अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ जो हमारे व्यंजन है वो दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं? अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों बात करें यदि ऊष्म व्यंजनों की तो ऊष्म जो व्यंजन है वो हमारे दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन तो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? अल्पप्राण के अंतर्गत। और दोस्तों ऊष्म जो व्यंजन है वो किसके अंतर्गत आते हैं? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो अगर दोस्तों अल्पप्राण में हम देखें तो अल्पप्राण में हमारे सबसे पहले क्या आते हैं? जितने भी स्वर हैं, सीधा केवल आप इस टाइप से याद मत रखना। इस टाइप से अगर याद रखोगे आप स्वर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां, अंतस्थ, ऐसे मत रखना।
आप सीधा, जैसे कि मैंने आपको वर्णों की संख्या बताई है, वर्णों का डिवाइडेशन बताया, वो किस लिए बताया, इसलिए बताया कि आपको जल्दी से याद हो जाए कि जैसे मैंने आपको बताया वर्ण, यहाँ पर हम किसका वर्गीकरण कर रहे हैं दोस्तों, वर्णों का ही तो वर्गीकरण कर रहे हैं। तो वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो हमने अब प्राणवायु के आधार पर कर रहे हैं, तो प्राणवायु के आधार पर दोस्तों मैंने आपको बता दिया दो प्रकार के हैं, एक तो होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अब चलना दोस्तों, सबसे पहले क्या आते हैं, स्वर। भाई वर्णों का वर्गीकरण अगर करते हैं तो वर्णों में पहले स्वर और दूसरे व्यंजन। पहले आए स्वर पर, तो स्वर मैंने आपको बताया था, चाहे मूल स्वर हो चाहे संयुक्त स्वर हो, जितने भी स्वर हैं सभी स्वर किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। भाई स्वर तो हमारा चाहे कोई सा भी हो, चाहे मूल स्वर हो चाहे संयुक्त स्वर हो, दोनों की दोनों स्वर जो हैं किसी के अंतर्गत आएंगे, अल्प प्राण के अंतर्गत। क्लियर बात कि अल्प प्राण और महाप्राण में से सबसे पहले हम अल्प स्वरों को लेते हैं, इनको तो लो ही मत, अब तो सीधे वर्णों को लो, वर्ण किसके अंतर्गत आएगा। सबसे पहले हमने देखा स्वर, तो स्वर सभी क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। अब आते हैं हम व्यंजनों पर। तो व्यंजनों की डेफिनेशन मैं आपको बताया था कि व्यंजन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब यहाँ पर अगर सभी व्यंजन एक के अंतर्गत आते, एक ही प्राण के अंतर्गत आते, तो हम सीधा सीधा लिख देते भाई व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन व्यंजन जो है उनमें से कुछ व्यंजन तो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं और कुछ व्यंजन महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो जो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं वो अल्प प्राण में लिखेंगे, जो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं वो महाप्राण में लिखेंगे। तो अब हम व्यंजनों पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम व्यंजनों का अगर भेद देखते हैं तो सबसे पहले अपने पास कौन से आते हैं, स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजनों में मैंने आपको बताया था कि स्पर्श जो व्यंजन है उसमें 5 वर्ग होते हैं। उसमें कितने वर्ग होते हैं दोस्तों, 5 वर्ग। अब हमको 5 वर्गों में से देखने, 5 वर्गों में से कौन कौन से वर्ण तो अल्प प्राण के अंतर्गत हैं और कौन कौन से वर्ण महाप्राण के अंतर्गत हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ग का, अब हम किसको लेके चल रहे हैं, वर्ग को लेके चल रहे हैं, यानी हमारे स्पर्श व्यंजनों को। तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण किसके अंतर्गत कर दो, अल्प प्राण के अंतर्गत। क्लियर दोस्तों, तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा किसके अंतर्गत आ गया, हमारा अल्प प्राण के अंतर्गत। अभी हमारे स्पर्श में से वर्ण बच रहे हैं, स्पर्श में से कौन कौन सा बच रहा है दोस्तों, दूसरा और चौथा बच रहा है। तो अब मैंने बोल दिया प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो बच गया वो किसके अंतर्गत हो जाएगा दोस्तों, महाप्राण के अंतर्गत हो जाएगा। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा तो क्या है, अल्प प्राण, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा जो हमारा बच गया वो क्या है, महाप्राण। अब उसके अलावा दोस्तों 2 प्रकार के हमारे व्यंजन और बचे थे, एक तो बचा था अंतस्थ व्यंजन और एक बचा था दोस्तों हमारा ऊष्म व्यंजन। तो दोस्तों बात करें यदि अंतस्थ व्यंजन की, तो अंतस्थ जो व्यंजन है दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ जो व्यंजन है दोस्तों किसके अंतर्गत आएंगे, अल्प प्राण के अंतर्गत। और दोस्तों ऊष्म जो व्यंजन बच गए हमारे वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, महाप्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। वो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यदि हम देखते हैं कि अल्प प्राण के अंतर्गत हमारे हो कौन कौन से गए दोस्तों, तो एक तो स्वर, सभी जितने भी स्वर हमारे 11 के 11 जो स्वर हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। दूसरे कौन से हो गए दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा जो वर्ण है वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, अल्प प्राण के अंतर्गत। और एक दोस्तों अंतस्थ व्यंजन, ये किसके अंतर्गत आते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। फिर दोस्तों महाप्राण की बात करते हैं, तो वहाँ जब हमारे स्वर तो सारे के सारे अल्प प्राण में आ गए हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा ले लिया, बचा कौन कौन सा है दोस्तों, दूसरा और चौथा वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण है दोस्तों वो किसके अंतर्गत आएगा, महाप्राण के अंतर्गत आएगा। फिर दोस्तों हमारे क्या बच गए, अंतस्थ हमने मान ले लिए, बच क्या गया दोस्तों, ऊष्म। तो ऊष्म जो व्यंजन है वो भी दोस्तों किसके अंतर्गत आएंगे, महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। या फिर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बोला था जिस वर्ण के उच्चारण में कम प्राणवायु का प्रयोग किया जाता है वो अल्प प्राण, और जिसमें अधिक प्राणवायु का प्रयोग किया जाता है वो महाप्राण। यदि दोस्तों आप उच्चारण करके भी देखेंगे तो उच्चारण की दृष्टि से भी आपको पता चल जाएगा कि यदि आपने सही उच्चारण किया तो उच्चारण की दृष्टि से भी आपको पता चल जाएगा कि स्वर जो हैं, स्वर तो सारे अल्प प्राण है ही। आप इनका उच्चारण करके देख लीजिए, यहाँ पर बोला गया था प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण। तो आप पहले वर्ण को लीजिए कै, कै, और एक आप कीजिए ख, कै ख। तो ख में आप देखेंगे अधिक प्राणवायु बाहर निकल रही है और कै में क्या निकल रही है, कम प्राणवायु बाहर निकल रही है। तो कै तो किसके अंतर्गत आ गया, अल्प प्राण के अंतर्गत। ख किसके अंतर्गत आ गया, महाप्राण के अंतर्गत। गै, घै, गै कम प्राणवायु बाहर निकल रही है तो किसके अंतर्गत आ गया दोस्तों, अल्प प्राण के अंतर्गत।
लेकिन जैसे मैंने बोला घ, अधिक प्राणवायु बाहर निकल रही, किसके अंतर्गत आ गया दोस्तों, महाप्राण के अंतर्गत। ग, कम प्राणवायु बाहर निकल रही है, किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। और हमको पांचों के पांचों वर्गों में इसी प्रकार से चलना है। तो जिसमें कम प्राणवायु निकल रही है वो कौन कौन से वर्ण होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। इसमें कम प्राणवायु का प्रयोग किया जाता है, मुख से कम प्राणवायु बाहर निकलती है, इसलिए ये किसके अंतर्गत आते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है इसमें अधिक प्राणवायु बाहर निकलती है, इसलिए ये दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अंथस जो व्यंजन है उनका दोस्तों आप उच्चारण करके देख लीजिए, य, व, र, ल। कम प्राणवायु बाहर निकल रही है, कम प्राणवायु बाहर निकल रही है, इसलिए ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों जैसे ही आप उस व्यंजनों को उच्चारण करोगे, श, 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 है, आप खुद महसूस करेंगे कि क्या हो रहा है, अधिक प्राणवायु बाहर निकल रही है। और जिसमें दोस्तों अधिक प्राणवायु बाहर निकलती है वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, महाप्राण के अंतर्गत आता है। क्लियर दोस्तों कि अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। अल्प प्राण के अंतर्गत स्वर, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन, ये अल्प प्राण होते हैं। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन, ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। और डिटेल से देखें तो यदि दोस्तों देखिए कि अल्प प्राण के अंतर्गत होते कौन कौन से वर्ण हैं, तो देखिए दोस्तों अल्प प्राण के अंतर्गत हमारे वर्ण कौन कौन से। एक तो मैंने क्या बोला दोस्तों आपको, स्वर। एक तो क्या बोला, स्वर। एक दोस्तों मैंने आपको बोला था प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, क वर्ग का कौन सा हो गया दोस्तों, यहां पर लिख देता हूं दोस्तों, क वर्ग। क वर्ग के कौन कौन से हो गए, पहला क, तीसरा ग, पांचवा ग। फिर च वर्ग पे आ जाओ। प्रत्येक वर्ग का मतलब ही क्या है, पांचों वर्ग लेने। च वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा ले लो, च, ज, य, पहला, तीसरा, पांचवा हो गया दोस्तों। ट वर्ग का ले लो दोस्तों, ट, ड, न, पहला, तीसरा, पांचवा हो गया दोस्तों। त वर्ग का ले लो दोस्तों, त, द, न, पहला, तीसरा, पांचवा। और प वर्ग का ले लो दोस्तों, प, ब और मैं, पहला, तीसरा, पांचवा हो गया दोस्तों। तो यानी स्वर और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा का मतलब क वर्ग का क, ग, ग, च, ज, य, ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म। ये जो वर्ण है किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। दूसरा मैंने आपको बताया था, इसके अलावा क्या है दोस्तों अपने अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं दोस्तों अपने, य, व, र और ल। ये भी दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। यानी ये जो दोस्तों हमारे वर्ण हैं ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों बात करें यदि डिटेल से महाप्राण की, तो महाप्राण में मैंने आपको सबसे पहले बताया था दोस्तों, यहाँ पर स्वर तो हमने सभी यहाँ पर ले लिए हैं 11 के 11 स्वर। यहाँ पर स्वर तो कोई है ही नहीं, यहाँ पर अब किससे स्टार्ट होगा, वर्ग से स्टार्ट होगा, यानी स्पर्श व्यंजनों से स्टार्ट होगा। स्पर्श व्यंजनों में हमारे वर्ग होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तो आपने यहाँ ले लिया। यहाँ तो कौन सा आ रहा था, दूसरा और चौथा वर्ग। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो वर्गों में से देखते हैं तो सबसे पहले क वर्ग आता है। क वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण लेना अपन को, तो ख और घ। फिर दोस्तों हमारा च वर्ग आता है, छ और झ। फिर दोस्तों हमारा ट वर्ग आता है, ठ और ढ। फिर दोस्तों हमारा त वर्ग आता है, ठ और ढ। और फिर दोस्तों हमारा प वर्ग आता है, फ और भ। तो ये कौन कौन से वर्ण हो गए दोस्तों, दूसरा और चौथा वर्ण। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन है दोस्तों हमारे श, श, श और है। ये भी दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। यानी ये जो वर्ण है दोस्तों ये किसके अंतर्गत आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से यदि याद करोगे तो याद नहीं होगा, आप तो सीधा याद रख लीजिए। स्वर जो होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं,
अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। स्वरों के आगे अगर हम चले व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से स्पर्शज्य व्यंजन होता है। स्पर्शज्य व्यंजन होता है उसमें वर्ग होते हैं, सबसे पहले 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्गों में से पहला तीसरा, देखिए दोस्तों यहाँ पर स्वर तो हो गया हमारे। अब ये पहला, तीसरा और पांचवा ही तो है दोस्तों ये। अब इसका भी एक च वर्ग का भी पहला, तीसरा, पांचवा है। त वर्ग का भी पहला, तीसरा, पांचवा है। त वर्ग का भी पहला, तीसरा, पांचवा है। प वर्ग का भी पहला, तीसरा, पांचवा है। यानी पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण होते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग के किसी भी वर्ग का हो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण किसके अंतर्गत है दोस्तों? अल्प प्राण के अंतर्गत है। दूसरा दोस्तों मैंने आपको बताया था अंतस जो हमारे व्यंजन है, यानी य, व, र और ल, ये भी किसके अंतर्गत है? अल्प प्राण के अंतर्गत है। इधर यदि देखें दोस्तों तो यह क्या है अपना? महाप्राण। महाप्राण यानी अधिक प्राणवायु का प्रयोग किया जाएगा या अधिक प्राणवायु बाहर निकलेगी, वो क्या है? हमारा महाप्राण। यहाँ पर यदि देखें दोस्तों तो मैंने आपको बताया था प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण लेना है। तो एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पर क वर्ग का ख दूसरा वर्ण हो गया, घ चौथा वर्ण हो गया। इसी प्रकार से च वर्ग का छ दूसरा, झ चौथा। ट वर्ग का ठ दूसरा, ढ चौथा। त वर्ग का थ दूसरा, ध चौथा। प वर्ग का फ दूसरा, भ चौथा। तो दूसरा और चौथा जो वर्ण किसके अंतर्गत आ गए दोस्तों? महाप्राण के अंतर्गत आ गए। एक दोस्तों मैंने आपको बताया ऊष्म व्यंजन। ऊष्म जो व्यंजन है वो भी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? महाप्राण के अंतर्गत। श, श, श और है। तो ये दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों हमको इतना ये डिटेल से ये याद रखने की जरूरत नहीं है। आप तो वहाँ पर मैंने आपको बताया सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से अल्प प्राण है या निम्न में से महाप्राण है। 4 वर्ण लिखे होंगे आपके पास, आपको पहचानना है कौन सा वर्ण तो अल्प प्राण माना जाएगा और कौन सा वर्ण महाप्राण माना जाएगा। तो वहाँ पर हम सीधा पहचान सकते हैं, इनको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप सीधा सीधा याद रखें, पहला कौन सा होता है, दूसरा कौन सा, तीसरा, ये हमको। इसलिए दोस्तों मैंने कल जो आपको वर्णों की संख्या बताई थी उसकी डिटेल बताई थी, वो इसलिए बताई थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि पहला वर्ण कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा। क्यों ये तभी याद हो सकते हैं अगर आपने सीधा उस समय याद रख लिया। जैसे कल मैंने आपको बताया व्यंजनों की संख्या जैसे सीधा आपने याद रख ली 33 होती है, तो आपको पता नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण होते कौन से हैं, दूसरा, चौथा वर्ण कौन सा होता है। ठीक है, अगर वो चीज़ आपको याद है तो आपको ये इतना डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा याद रखिए। अल्प प्राण का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? स्वर, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ, ये क्या है? अल्प प्राण। सेकंड यदि देखें दोस्तों, महाप्राण का मतलब ही क्या होता है? दूसरा और चौथा और ऊष्म, ये दोस्तों क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे। कई बार दोस्तों मैंने देखा है कि कई बार कुछ संख्या और पूछ लेता है। यदि आपसे पूछा जाए कि अल्प प्राणों की संख्या होती है, अल्प प्राण वर्णों की संख्या होती है, तो इसमें भी दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको याद रखनी वैसे ही याद हो जाएगा। एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पर स्वरों की संख्या मैंने आपको कितनी बताई थी दोस्तों? 11। यहाँ पर मैंने आप क्या बोला है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा यानी 3 वर्ण हो गए। 5 आपके वर्ग हैं, 5 वर्गों में से 3-3 वर्ण लेंगे तो कितने वर्ण हो जाएंगे दोस्तों? 15 वर्ण ये हो गए दोस्तों। प्लस करके अपने ये क्या हो गए दोस्तों? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 4। इनको टोटल कर लीजिए दोस्तों। संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये संख्या हो जाएगी दोस्तों हमारी 0 और 30, यानी कि अल्प प्राणों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? हमारी 30 संख्या होगी। अब दोस्तों अगर महाप्राणों की संख्या पूछता है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बची हुई चाहे सीधी देख लो, बची हुई कितनी है? 44 हमारे वर्ण है। जब 30 ही क्या हो गया? हमारे अल्प प्राण हो गए, तो महाप्राणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14 रह जाएगी। या फिर लगा के देख लीजिए। आप एक बात बताइए, हमारे ये हैं स्पर्श जो व्यंजन है, हमने दूसरा और चौथा लिया है। दूसरा, चौथा यानी 2 वर्ण लिए, 5 वर्गों में 2-2 वर्ण लेने हैं हमको। संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 10। और एक हमारे दोस्तों क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4। तो 10 और 4 संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 14। यानी 30 तो क्या होते हैं? हमारे अल्प प्राण होते हैं दोस्तों, और 14 क्या होते हैं दोस्तों? हमारे महाप्राण होते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको सीधा बता ही दिया दोस्तों। जैसे यहाँ पर अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया, क्वेश्चन में आपको ज़्यादा डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है, ना डिटेल से वो पूछेगा, वो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण है
ठीक है दोस्तों। अब उसने दे दिया आपको ख, ए ऑप्शन में दे दिया ख, बी ऑप्शन में दे दिया श, सी ऑप्शन में दे दिया मान लीजिए उसने आपको ड, और डी ऑप्शन में उसने दे दिया आपको ध। तो दोस्तों ये कौन सा वर्ण है? दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो दूसरे और चौथे और श ये तो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? महाप्राण के अंतर्गत। तो ये तो क्या हो गए? महाप्राण। तो हमारा बचा कौन सा? ड। ड किसके अंतर्गत? तीसरा। और तीसरा जो वर्ण होता है वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए वो यहाँ पर अल्पप्राण ना लिखकर क्या लिख देता दोस्तों? महाप्राण लिख देता। कि महाप्राण वर्ण है तो दोस्तों हमको ऑप्शन चेंज करने पड़ते। य, ज्ञ, त। तो दोस्तों दूसरा ये हमारा अंतस्थ, ये हमारा पहला, ये हमारा पांचवा। तो पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ ये तो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो महाप्राण कौन सा हो गया दोस्तों? ख आंसर सही हो जाता। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमारा प्राणवायु के आधार पर जो वर्गीकरण टॉपिक है वो समाप्त होता है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन पूछने हैं वो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। धन्यवाद।